आज तो अनुभव सुनाने के लिए खास बोला है, तो ऐसे तो इतनी सारी अनुभव की बातें हैं, तो लगता है कि कहाँ से शुरू करें। और बाबा ने जो भी विशेषता देखी और किस तरह से शुरू से लेकर के ही बहुत ऐसे विशेष अनुभव रहे। चंडीगढ़ से वैसे हमारा लौकिक और अलौकिक जन्म दोनों ही, जन्म स्थान हमारा चंडीगढ़ है। शुरू से अचल दीदी के पास रहे, उनकी पालना ली। मुझे याद है कि जब हम ज्ञान में आए, एक्चुअली उससे पहले से ही, बहुत बचपन से ही ना, मन में बहुत प्रश्न जैसे रहते थे। परमात्मा कौन है, और फिर ये क्या है, ये दुनिया क्या है, और ये क्यों हम यहाँ हैं, क्या हम कर रहे हैं यहाँ, हमारा पर्पस क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, और हम कभी कभी अपने मम्मी पापा से पूछते थे, तो कई बार ऐसा होता है ना कि उनको जितना पता है वो उतना ही आंसर देंगे। मुझे याद है मैं बिल्कुल 5-6 साल की थी, बहुत छोटी थी। तो मैंने अपनी लौकिक माता जी से पूछा, ऐसे ही संडे का दिन उनके पास बैठे थे, तो मैंने कहा कि भगवान कौन है। क्योंकि देखते थे ना, मंडे को किसी की पूजा करते हैं, ट्यूसडे को किसी और की करते हैं, कितने सारे भगवान है। तब तो सबको भगवान ही कहते थे ना। तो वो सोच करके कहती हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। फिर मुझे चिंतन चला, थोड़ी देर में सोचती रही, अब छोटा बच्चा अपने हिसाब से बोलेगा। तो मैंने कहा कि उनके तो मम्मी पापा होते हैं ना, फिर उनके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा होंगे, तो फिर वो सबसे बड़े कैसे हो गए। लेकिन उनको उसका आंसर ना आता था, ना मुझे आंसर मिला, और ये सब भूल गया। मैं क्यों इस बात को याद करती हूँ, उसके बाद मुझे कभी ये प्रश्न याद भी नहीं आया। लेकिन जब ज्ञान में आए, सेंटर पे आए, पहला लेसन आत्मा का, ऐसे लगा कि यही सत्य है, यही सबसे बड़ा सच है। और पहले ही दिन शरीर से जैसे आत्मा को डिटैच होने का अनुभव हुआ कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, और मैं सदा इसी स्थिति में रहूं तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन जब परमात्मा का परिचय मिला कि परमात्मा वो है जो सर्व का पिता है, जिसका कोई पिता नहीं है, वो सबका टीचर है, उसका कोई टीचर नहीं है, तो मुझे अपना वो जो मैंने 5 साल की आयु में जो क्वेश्चन पूछा था, वो मुझे लगा कि आज मुझे उसका आंसर मिला है कि परमात्मा सिर्फ एक निराकार है। वहां से जो जर्नी शुरू हुई, हम सिर्फ 3 दिन का कोर्स करने गए थे, और हमारे लौकिक माता पिता, हमारी सिस्टर, वो भी अभी समर्पित है, छोटी बहन चंडीगढ़ में ही है। तो हम सब परिवार एक साथ ही गए थे, और हमें लगा ये 3 दिन का तो फ्री है कोर्स, शायद चौथे दिन से ये चार्ज करेंगे। तो लेकिन हमें इतना अच्छा लग रहा था, हम तीसरे दिन सोच कर गए कि आप पूछेंगे आज दीदी से कि इसके बाद आगे हम आ सकते हैं। लेकिन तीसरे दिन जैसे होता है, योग शिविर पूरा होता है, ज्ञान शिविर का अनाउंसमेंट होता है, तो अनाउंसमेंट हो गया अभी 4 दिन और चलेगा। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद तो फिर मुरली, फिर आगे चलते रहे। और मुझे ऐसे लगता है कि लगभग ऐसे तो जिस दिन सेंटर में कदम रखा था और बहनों को देखा, उनकी ये ड्रेस देखी, उनका अभी इतना समझ नहीं था, लेकिन देखने से जो एक फीलिंग आई, तो मुझे लगा कि दिस इज द प्लेस आई बिलोंग हियर, मैं यहाँ से ही हूँ, ये मेरा घर है जैसे, और मुझे यहीं वापस आना है। तो जैसे वहीं से एक थॉट शुरू हो गया था कि मेरी सीए भी चल रही थी, बीकॉम भी चल रही थी, साथ में साथ साथ चल रही थी सारी पढ़ाई। बहुत बिजी होती थी सुबह से लेके शाम तक, लेकिन सुबह चंडीगढ़ में 5 बजे मॉर्निंग क्लास होती थी, तो मॉर्निंग क्लास करके 6:30 बजे वहां से निकल जाते थे सीधा कॉलेज। फिर कॉलेज से शाम का योग भी मिस नहीं करती थी, तो सुबह भी जाती थी और शाम को भी, हालांकि स्टडी भी करना होता था। पर मुझे कई बार लगता है कि ये पूरा कोई भी नियम है ना जो बाबा का, उसको फॉलो करने का एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स मिलती है। बहुत सारी चीजें हैं, एग्जाम्स का भी ऐसा अनुभव है कि
एक दिन पहले रिवीजन कर रही हूँ, ऐसे खोल रही हूँ, एट रैंडम बुक खोल रही हूँ और वही वही क्वेश्चंस अगले दिन पेपर में आ रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे अनुभव बाबा ने करवाए। अब फिर अष्टमी का दिन आया, अभी साल भर भी नहीं हुआ था ज्ञान में चलते हुए। अष्टमी का दिन आया। हर बार क्या होता था कि सभी कुमारियों को वहां आगे बिठाया जाता था, कन्या पूजन जैसे करते हैं। लेकिन पता नहीं अचल दीदी को क्या संकल्प आया, दीदी बोले कि आज सिर्फ वो कुमारियां आए आगे जो पूरा बाबा के कार्य में समर्पित होने का संकल्प करती हैं। दो नाव में नहीं, आज सिर्फ उन कुमारियों को आगे बिठाएंगे जो पक्का संकल्प करती है। मैं तो नई थी, मेरी पहली अष्टमी, मुझे पता भी नहीं कि क्या होता है, कैसे सेरेमनी होती है। तो मैं देख रही हूँ कि कुमारियां तो बहुत दिख रही हैं क्लास में, लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं सारी कुमारियों को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एक को तो खड़े होना चाहिए कम से कम। तो ये तो अच्छी बात नहीं है। दीदी पूछ रहे हैं, उन्होंने एक बार, दो बार, तीन बार पूछा, कोई कुमारी खड़ी नहीं हुई और मैं खड़ी हो गई। पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि जैसे बाबा ने मुझे हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया हो। तो खड़ी हुई और सारी क्लास में तालियां। मुझे ये भी नहीं पता शायद पूरी तरह उस वक्त कि इसका अर्थ क्या है मैंने जो किया है, लेकिन शायद उसी घड़ी मेरा जो ये हांजी था, मैंने देखा कि ये हांजी का जो पार्ट था शुरू से लेकर के, इसने बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ाया। बाबा की भी नजर पड़ गई, शायद बाबा को पसंद आ गई और दीदी ने आगे बुलाया, स्टेज पे बिठाया, सारी क्लास में अनाउंस किया। लेकिन शायद उनको भी ऐसा ही लगा होगा कि ये बचपने में बोल दिया है, क्योंकि नया बच्चा है बाबा का, इसको तो अभी पता भी नहीं है कुछ। लेकिन उस दिन से ऐसे लगा जैसे संकल्प पक्का होना शुरू हो गया। फिर बाबा मिलन के लिए गए, अभी उसके बाद गए, उससे पहले अभी बाबा से भी मिले नहीं थे। और बाबा मिलन के लिए जब गए, फिर बड़ी दादी ने क्लास में पूछा, कुमारियां बहुत आई हुई थी उस वक्त। फिर वही बात हुई, बाबा को हैंड्स चाहिए, तो हाथ खड़ा करो, खड़ी हो जाओ। सबको खड़ा कर दिया, हम खड़े हो गए। वो ही खड़े हों जो बाबा के हैंड्स बनेंगे। मेरे साथ दो तीन और थे, वो बैठ गए। मैं और मेरी जो लौकिक बहन है जो अभी समर्पित है, हम दोनों खड़े हो गए। सबसे नए हम ही थे और सबसे पहले हम ही खड़े हुए। तो इस तरह से एक और स्टैंप लग गई। और फिर बाबा मिलन का दिन आया। उसके बाद तो मुझे याद है कि हम, बाबा ने पूछा, अव्यक्त बाप दादा ने, कौन कौन पहली बार आए हैं। हम नहीं खड़े हुए, हमको पक्का था हम पहली बार थोड़े आए हैं, हम तो कल्प कल्प आते हैं। अच्छा, जैसे आवाज बाबा के पास पहुंच गया, बाबा ने कहा इस कल्प में जो पहली बार आए हैं। रिपीट किया बाबा ने, फिर हम खड़े हुए। और उस घड़ी से लेकर के जब तक मुरली चलती रही, हमारे आंसू बंद नहीं हुए। जैसे बहुत बिछड़े हुए जैसे बाबा से मिले हैं। वहां से निश्चय हो गया कि जीवन जो है हमारा, यही जीवन बनाना है। अभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ हमने, दोनों बहनों ने आपस में बात की। और ये भी आ रहा था मुझे, मेरे फाइनल एग्जाम थे, मुझे तो ये लगने लगा कि क्या करना है एग्जाम दे करके। लेकिन हमने एक दूसरे को समझाया कि एग्जाम तो दे ही देना चाहिए, फाइनल है, पूरा कर देना चाहिए। तो एग्जाम दिया और आप देखिए, इनोसेंस, अंदर भोलापन, कुछ सिस्टम नहीं पता, कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अंदर से निश्चय हो गया बस मैं बाबा की, बाबा मेरा। एग्जाम पूरा हुआ, अगले दिन सामान पैक किया, अपना घर में अनाउंस कर दिया। मम्मी तो बहुत खुश हुए, पापा को थोड़ा सा ऐसा लगा, पर कन्विंस हो गए, क्योंकि उनको ये होता था कि ठीक है, सोच समझ के डिसाइड करो। तो ये भी एक ब्लेसिंग थी कि शुरू से हमको अपनी डिसीजंस लेने का, जैसे घर में एक राइट उन्होंने दिया हुआ था। उनको भी फेथ था कि हमारे बच्चे जो करेंगे सोच समझ के राइट ही करेंगे। तो ये इस तरफ से हमें कोई ऐसा बंधन नहीं आया।
लेकिन ये नहीं पता था कि कुछ ट्रायल पीरियड होता है सेंटर पे रहने के लिए, पहले परमिशन होता है, कुछ होता है, कुछ नहीं पता। संकल्प किया, सामान उठाया, अगले दिन मॉर्निंग क्लास में अपना बैगेज लेकर के पहुंच गए। सामान बाहर रखा ऑफिस में, मुरली सुनी, मुरली पूरी होते ही दीदी को बोला, दीदी मैं आ गई। वो नहीं समझे क्या मतलब, और मैं ज्यादा बात नहीं करती थी, बहुत हेजिटेशन, जैसे बहुत शाइनेस, ऐसा संस्कार था, ज्यादा बात नहीं करती थी किसी से। अंदर अंदर क्या चल रहा है किसी को पता नहीं है। अच्छा, मैंने बोला कि मैं सामान लेके आ गई, मैं बाबा के घर में आ गई। उनको लगा शायद अभी एग्जाम पूरे हुए हैं, छुट्टी मनाने आई है थोड़े दिन, चलो सेवा कर लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है रहो थोड़े दिन। मैंने कहा थोड़े दिन नहीं, अब तो आ गई। तो इस तरह से वो दिन, और उसके बाद तो फिर मुड़ के देखा नहीं। और हर बात में यही रहा कि जो फिर बड़ों ने कहा वो किया। लोकल में मैं फर्स्ट ही निकली थी कुमारी, तो वो भी एक विशेष पार्ट रहा। और शुरू से एक्चुअली मुझे वो भी मिला एक ऑफर कि आप अकाउंट्स में सेवा के लिए आ जाओ, या वहां पे भी अकाउंट संभाल लो। मेरे को लगा नहीं, वो तो मैंने छोड़ दिया। वो नहीं, मुझे जैसे अंदर से ही जैसे वो चीज गिव अप कर दिया पूरा, पुरानी दुनिया छोड़ दी। अब वो नहीं है मेरा रास्ता, मुझे यही बस ज्ञान योग की ही सेवा करनी है। फिर मुड़ के नहीं देखा, एक्चुअली मैंने प्रैक्टिस उसमें किया ही नहीं। और ज्ञान योग में भी, चाहे फिर वो स्थूल सेवा थी या फिर कोर्स कराने की थी, कुछ नहीं आता था, लेकिन ना कभी नहीं किया। सिर्फ ये शुरू से रहा कि ना कभी नहीं किया। अच्छा, मधुबन में बैठे थे, अभी चाइना का पार्ट तो पता नहीं कैसे बना है। मधुबन में पंजाब जोन का टर्न था, और जानकी दादी और बड़े दादी साथ ही बैठे थे। तो टीचर्स बहनों से मिल रहे थे कॉटेज में। तो ऐसे ही बात निकली, दादी ने पूछा अच्छा इंग्लिश बोलने वाली कौन है, किसको इंग्लिश आती है, मुझे लंदन के लिए हैंड चाहिए। हमने हाथ तो खड़ा कर दिया, लेकिन फेस छुपा के, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे विदेश जाना है। मुझे सिर्फ भारत में रहना है। लेकिन एक बार नजर में तो आ गए, और उसके बाद ऐसा होता था कि बहुत बार ये वाली बात सामने आई कि इसको लंदन भेजना है। लेकिन किसी भी कारण से, क्योंकि आप जहां जिस सेवा स्थान पर होते हैं, वहां की कुछ जिम्मेवारियां अपने आप आती जाती हैं समय अनुसार। चंडीगढ़ सेंटर पर काफी वर्ष वहां पर सेवा करी, तो फिर कुछ जिम्मेवारियां ऐसी बन जाती हैं जो हम खुद भी नहीं छोड़ पाते हैं, और बड़ों को भी थोड़ा, हमें भी लगता है कि हम ऐसे अचानक से छोड़ेंगे, वो भी ठीक नहीं है। तो इस तरह से, और खुद का भी संकल्प नहीं था कि मुझे विदेश जाना है, बिल्कुल नहीं। हालांकि मुझे कई बार ये कहा जाता था कि कम से कम पासपोर्ट बनवा लो, 6 महीने के लिए, कुछ समय के लिए चक्कर लगा के आओ। मैं पासपोर्ट ही नहीं बनवा रही थी कि पासपोर्ट होगा तो भेज देंगे, तो इसलिए पासपोर्ट ही नहीं बनाना है। लेकिन जब पार्ट बनना है, तो वो फिर ऐसे, और कहाँ का बनना है ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। फिर से ये 2012 की बात है, फिर से बात निकली विदेश सेवा की। अमीर चंद भाई साहब जो हमारे जोन के बड़े हैं, तो वो हमेशा, उनको भी रहता था कि ठीक है, अगर दादी भी और जयंती बहन भी बोल रहे हैं तो ठीक है, कुछ समय आप अनुभव करके आओ, उसमें क्या है, 6 मास लगा के आओ फिर वापस आ जाना। क्योंकि उनको हमेशा रहता था कि ग्रोथ हो। तो मैं बहुत मुश्किल से कन्विंस हुई लंदन 6 मास के लिए। ठीक है, मैं पासपोर्ट बनवा लिया, और जैसे ग्रुप लेकर के गए, एडमिनिस्ट्रेटर विंग के हम मेंबर थे, तो हम ग्रुप लेकर के गए, और रिटर्न टिकट नहीं करवाई थी कि वहीं से आगे फिर प्लान करेंगे। अब ग्रुप वापस आ गया और हम वही हैं। अब जैसे होता है, अवेलेबल है कोई, तो फिर बहुत जगह पर डिमांड है, विदेश के लिए अवेलेबल है, तो फिर विदेश से भी और जगह से भी ऑफर आने शुरू हो गए। ज्ञान सरोवर में रुके हुए थे हम,
मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। मैंने तो बहुत मुश्किल से पहले अपने आप को लंदन के लिए तैयार किया। मुझे तो जाना ही नहीं था विदेश, और अभी कोई कुछ अलग अलग जगह से आ रहे। मैं दादी के पास गई, दादी जानकी के पास। तो वो बोलते हैं, इस बीच में निर्मला दीदी से भी बात हुई, उन्होंने भी चाइना का थोड़ा सा जिक्र किया, और मैं उनसे ज्यादा फेमिलियर नहीं थी, तो मैंने उनको बोला कि दादी जैसे बोलेंगी तो ठीक है। दादी जानकी के पास गई तो दादी बोलते, तुम्हारी तो बड़ी डिमांड आ रही है, अब तुम सिलेक्ट करो कहाँ जाना है। मैंने कहा दादी मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं क्या सिलेक्ट करूंगी, आप जो बोलेंगे वो मेरे लिए बाबा की आज्ञा है। तो दादी बोलती है कि ठीक है, ऐसे करो, कल सुबह आना। अब मैं चली गई। अगले दिन सुबह क्लास पूरी करके दादी कमरे में मिलती थी ना, बादाम देती थी सुबह सुबह। तो दादी बैठी थी कमरे में, मैं अंदर एंटर किया, मेरे हाथ में बादाम रख के कहती, तेरे लिए चाइना। ना मन में ना चित्त में मेरे चाइना। और तब तक इधर उधर सब बात तो चल ही रही थी कि देखो इसका कहाँ फाइनल होता है। और बाहर निकली, सबने पूछा क्या फाइनल हुआ, तो मैंने कहा चाइना। सब लोग हैरान कि ये कहाँ आउट ऑफ द बॉक्स, चाइना तो कहीं था ही नहीं उसमें। तो मैंने कहा, वो बोले तुमने हाँ कर दिया। मैंने कहा और क्या, दादी ने बोला माना बाबा ने बोला। सबको क्वेश्चन था, भाषा आती है क्या, नहीं आती। कोई वहां पे कोई रिश्तेदार रहते हैं आपके क्या, कोई नहीं है। मतलब मेरे को क्यों चाइना के लिए चूज किया है, ऐसा क्या देखा कि मुझे सिलेक्ट किया। ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना मुझे दिखाई दे रहा था, ना किसी और को दिखाई दे रहा था, लेकिन पार्ट था ड्रामा में, तो ऐसा बन गया। अभी वीजा लगाने की बात आई। वीजा लगाने से पहले निर्मला दीदी ने भी मुझे कुछ कलर्ड ड्रेस दिया। उन्होंने कहा कि वहां पर ये सब, आपको पता है कि कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहां कोई भी धर्म का प्रचार कुछ भी अलाउड नहीं है, ओपनली तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये ड्रेस तो हमारी वैसे ही ऐसे लगती है, तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर ऐसा पहन के जाना, अगर चाइनीज एम्बेसी में भी जाने का है तो ऐसे नहीं जाना। दादी से मिलने गई एम्बेसी में जाने से पहले, तो दादी ने भी कुछ कलर्ड कपड़े निकाल के दिए। बहन को बोला स्टोर में से उसको कुछ ना कुछ। अब आप सोचिए, इतने सालों सेंटर पे रहने और सफेद साड़ी के अलावा कुछ भी नहीं पहना, और अब दादी अपने हाथ से दे रही है, रख लिया। और थोड़ा हेजिटेशन भी हो रही थी कि कैसे होगा, जो भी होगा ठीक है, लेकिन भगवान है ना, बुद्धि जैसे वो पकड़ लेता है, कुछ व्यर्थ नहीं सोचने देता है। अच्छा, फिर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि वीजा, वैसे जो चाइना का वीजा है उसमें वैसे टूरिस्ट वीजा में प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन मेरे को टूरिस्ट वीजा के लिए भी इंटरव्यू का कॉल आ गया। और इंटरव्यू का कॉल किस लिए आया, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जिसने हमारा लेटर बनाया, एप्लीकेशन बनाया, उसने गलती से जो लेटर हेड यूज कर लिया, वो राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का लेटर हेड यूज किया। अब मुझे कॉल आ गया, नहीं तो टूरिस्ट वीजा तो ऐसे मिल जाता है। अब जब मैं वहां गई, मैंने ऊपर से थोड़ा कुछ कलर्ड स्वेटर और ऐसा पहन करके गई, अंदर गई। उसने जो काउंसिल ऑफिसर था, उसने वो राजयोगा को सर्कल किया हुआ था, ये क्या है। मैंने कहा मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ, वॉलंटियर करती हूँ, और अभी मुझे कुछ समय की छुट्टी मिली है तो मैं घूमने जा रही हूँ, ये तो बस मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। उसको जैसे कुछ और अंदर नहीं जा रहा था, उसकी बुद्धि और आंख बस उस राजयोगा शब्द पे टिकी हुई थी कि आप ये बताओ कि आप वहां जाके ये राजयोगा तो नहीं सिखाने वाले। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं, मैं तो घूमने जा रही हूँ, मुझे तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है।
तो मैं ये क्यों सिखाऊंगी जा करके, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वो कहता नहीं, नया लेटर बना के आओ और उसमें ये लिखत में मेंशन करो कि मैं वहां जाके आई एम नॉट गोइंग टू टीच और प्रीच राजयोगा, मैं ये राजयोग नहीं सिखाऊंगी वहां जाके, ये लिख के लेके आओ। ये फ्राइडे का दिन है, सुबह 10 बजे की उन्होंने ये मीटिंग थी, मेरी इंटरव्यू था। अब दोपहर का टाइम दिया, सुबह का टाइम तो निकल गया कि दोपहर को 3 बजे आप ये बना के लेके आओ। सैटरडे संडे एम्बेसी में छुट्टी है, मंडे की मेरी फ्लाइट है। मेरी फ्लाइट पहले वहां की फिलीपींस की थी, वहां से फिर आगे चाइना की फ्लाइट थी। अब आज अगर नहीं होता है तो कैसे होगा, मंडे को तो फ्लाई करना है और प्रोसेस होता है, एटलीस्ट 4 वर्किंग डेज होते हैं वीजा लगने के लिए। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैं गई, लेटर चेंज करके 3 बजे वापस लेकर के आई लेटर। मैं बाहर वेटिंग में बैठी हूँ और उसने लेटर लेकर के वो अंदर चला गया ऑफिसर। थोड़ी देर के बाद बाहर आकर के मुझे बोला कैन यू कम इनसाइड, मुझे अंदर बुलाया और अंदर बुला करके मैंने देखा अंदर हॉल है एक, जैसे उनका मीटिंग हॉल होगा, और वहां उनका सारा स्टाफ बैठा है और उनकी कौंसिल ऑफिसर्स की वाइफ भी बैठी हुई है। और मुझे बोलता है कैन यू टीच देम राजयोगा, आप इनको राजयोगा सिखाएंगे क्या, आप इनको मेडिटेशन सिखा सकते हो क्या। मुझे लगा कि ये मेरा तो टेस्ट ले रहा है, अभी मुझे बोला कि राजयोग नहीं सिखाना, और ये सब तो चाइनीज ही थे। मैंने सोच के बाबा से अंदर अंदर बात की कि अब ना करना तो ठीक नहीं है, सेवा का मौका है, हाँ करने से फंस ना जाऊं। तो ठीक है, फिर भी हाँ किया कि ठीक है, आर यू श्योर, मैंने उसको पूछा तो बोले कि ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, 1 घंटे का उसने मुझे टाइम दिया। मैंने पूरा उनको योग का परिचय भी दिया, थोड़ा थोड़ा इनडायरेक्ट रूप में, और फिर उनको गाइडेड मेडिटेशन करवाया। अब उस जैसे ही मेडिटेशन पूरा हुआ, उसमें से एक बहन, वो एक्चुअली वहां का जो कॉन्सुलेट ये जो एम्बेसडर था उसकी वाइफ थी, वो आई, आके दृष्टि लेने लगी और दृष्टि लेते लेते उसकी आंखों में आंसू। उसके बाद लाइन लग गई। 1 घंटा मैंने उनको सेशन कराया और आधा घंटा ये दृष्टि चली। उसके बाद सब एक एक करके आ रहे हैं, दृष्टि ले रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि बाबा की कमाल। मुझे ये लग रहा था मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि बाकी तो बाहर ही रखना पड़ता है, टोली ब्लेसिंग कार्ड कुछ नहीं था, बस दृष्टि ही थी। और उसी से बाबा ने जैसे वो मैजिक किया और ये पूरा हुआ। जैसे ही वो ऑफिसर जो था, वीजा ऑफिसर, वो आता है, वीजा लगा हुआ है, स्टैंप लग गई है, मेरे हाथ में दिया, 1 घंटे के अंदर वो वीजा लगा के लाया। मुझे ऐसे लगा कि ये वीजा की स्टैंप नहीं है, बाबा ने चाइना की सेवा की स्टैंप लगा दी है कि सेवा शुरू होनी नहीं है, हो गई है, यहाँ से हो गई है। अच्छा, अभी एक और इंटरेस्टिंग बात है बाबा के भोले बच्चों की, कि मैंने पूछा था ऐसे ही कैजुअली कि कितना फीस होती है, तो उन्होंने कहा कि 5,000 के आसपास होती है फीस वीजा की। और मैं 5,000, पूरा 5,000, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 कम, पूरा 5,000, वो भी कैश लेकर के गई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ड्राफ्ट बना के लगाना होता है। अब मैं जब वहां पर गई और उसने वीजा मुझे दे दिया, अब वो बोलता है कि ड्राफ्ट कहाँ है। मैंने कहा ड्राफ्ट तो नहीं है, कैश है। तो वो ड्राफ्ट भी कितने का चाहिए था, 5,800 का चाहिए था। और मुझे नहीं पता था, मेरे को तो अंदाजा पता था और 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं था। मैंने कहा मेरे पास तो 5,000 ही है और वो भी कैश है, अब ड्राफ्ट तो ना है ना बनाने का टाइम है, 5 बज चुके थे शाम के, बंद होने वाली है एम्बेसी भी। तो उसने लिया मेरे से कैश, वो कहता दो, 800 अपनी तरफ से डाले, उसने अपने आप पूरा किया वो भी काम। मतलब ये भी एक वंडरफुल बात कि जब बाबा ने करवाना है तो बस करवाना है, फिर हमें कोई भी संकल्प करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सेवा की स्टैंप वीजा की स्टैंप के साथ लगवा के वहां से निकले।
ऐसे तो बहुत सारे और इंसिडेंट्स हैं, पर एक बहुत विशेष बात जो रही चाइना की सेवा में वो मैं सुनाती हूँ। जैसे आपको बताया कि वहां पे ना हम गैदरिंग्स कर सकते हैं, संगठन करना अलाउड नहीं है। 5 लोग से ज्यादा इकट्ठे होते हैं तो वहां इंक्वायरी शुरू हो जाती है। वैसे भी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये कुछ उस देश के लॉज ऐसे हैं। तो शुरू में जब गए तो कुछ इंडियन कम्युनिटी की सेवा की बात ही थी, क्योंकि यहाँ से भी मुझे सबने यही कहकर भेजा था, एक तरह से शुभ भावना से वार्निंग दी थी कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको आप टच करने की कोशिश मत करना, चाइनीज को। आप सिर्फ भारतीय जो है वहां उनकी सेवा करना, क्योंकि उसी में सेफ्टी है। क्योंकि ऐसे ही लोकल पता चल गया तो हम कहाँ से अपनी बहन को ढूंढेंगे, पता नहीं आपका क्या करेंगे वो लोग। तो इसलिए उनको नहीं टच करना। तो शुभ भावना ही होती है, तो शुभ भावना में कभी थोड़ा डर भी होता है, लेकिन मुझे डर नहीं था। मैंने किसी को कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ जी किया। मुझे पता था कि अगर इतनी दूर बाबा भेज रहे हैं तो लोकल वहां के लोगों की भी तो सेवा होनी होगी ना कुछ। लेकिन शुरू में पता नहीं, अब भाषा नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो जो इंडियंस वहां कुछ थे उसी से सेवा स्टार्ट की। 2-4 लोग आते थे। बाहर निकलते हैं तो ये ड्रेस पहन कर नहीं निकल सकते थे, क्योंकि ये ड्रेस पहन के निकले तो कम से कम भारतवासी तो पहचाने हमें। बोर्ड लगा नहीं सकते, किसी कोई एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते थे। तो बाबा के एक ही महावाक्य याद आ रहे थे। बाबा ने कहा, सिर्फ बाबा ने कहा था एक बार, आपको याद होगा, कि आपका चेहरा ही म्यूजियम होगा और यही चित्र प्रदर्शनी होगा। और वो अनुभव किया पहले एक जगह पर। एक जगह फिर हमने ऐसे जाना शुरू किया जहाँ पे कुछ लोगों की जैसे सोशल चैरिटी वगैरह के कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो किसी ने इंट्रोड्यूस किया, वहां गई। हालांकि मैंने सफेद साड़ी नहीं पहनी हुई थी। एक इंडियन बहन माता थी, वो आई, आके मेरे को पूछती है कि आप ब्रह्मा कुमारी हो। हालांकि मैंने ये ड्रेस नहीं पहना हुआ। तो मैंने कहा आपको कैसे पता है? मुझे लगा शायद इंडिया में कहीं मिली होंगी, तो शायद इसलिए उसको पता है। मैंने कहा हम मिले हैं क्या कभी? तो वो बोले नहीं, आपके चेहरे से लग रहा है आप ब्रह्मा कुमारी दीदी हो ना। मुझे लगा कि बाबा कमाल है, कैसे कैसे अपने आप को वो प्रत्यक्ष करता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा लोगों को परिचय मिलना शुरू हुआ। फिर इसके बाद एक और बात सुनाती हूँ। जिस वक्त एंटर किया था चाइना में, जैसे लैंड करती हूँ, एक विजन अंदर से, एक चित्र बुद्धि में, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मेरी इमेजिनेशन है या वो बाबा दिखा रहे हैं या कोई कल्प पहले की स्मृति है। मुझे ऐसे लगा कि यहाँ से ना पूरी फ्लाइट भर के ना मधुबन जानी चाहिए। कितनी पॉपुलेशन है, नंबर 1 पॉपुलेशन है ना पूरी दुनिया में। तो ये पूरी फ्लाइट बाबा के पास जा रही है, ऐसा एक विजन जैसे अंदर में मन में आया। लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिकली गए और देखा, सारी परिस्थिति ऐसी है कि वहां तो एक को भी सुनाना मुश्किल है। तो वो फ्लाइट की बात तो बुद्धि से सब निकल गया। लेकिन 6-7 मास के बाद एक किसी संगठन में एक चाइनीज बहन आई जिसको इंग्लिश आती थी। वैसे ये लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, अपनी ही भाषा है उनकी। बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश थोड़ा बोलते हैं। तो उसको इंग्लिश आती थी क्योंकि उसका जो जॉब था वो ट्रांसलेशन का ही था। तो वो आई, आके उसने मुझे पूछा कि आपको देख के बहुत पीसफुल, बहुत शांति की फीलिंग आ रही है, आप क्या जॉब है आपका, क्या करते हो? तो मुझे मौका मिल गया बताने का कि मैं मेडिटेशन करती हूँ। मैंने उसको ये नहीं बोला कि मैं सिखाती हूँ या हमारा सेंटर है, लेकिन मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं पिछले 15-20 साल से मैं अभ्यास करती हूँ योग का। तो उसको लगा मुझे भी सीखना है मेडिटेशन। वो कहती है मुझे सिखाओगे? अच्छा, अब हुआ क्या, मुझे सबने बोला था कि सेंटर पे
किसी चाइनीज को नहीं बुलाना, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा इंडियंस रहते थे और सब थोड़ा होता है कि यहाँ के लॉज के स्ट्रिक्टनेस के हिसाब से। अब वो आत्मा कह रही है मुझे आना है, मुझे सिखाओ। उसको सेंटर तो नहीं बताया, तो उसने कहा मुझे आपके घर आना है। अब मैंने युक्ति से उसको बोला ऐसा करो, यहाँ पे बड़े अच्छे गार्डन्स हैं, गार्डन में बैठ के ना मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है, तो हम ऐसे करेंगे, तुम कोई स्थान ऐसा ढूंढो जहाँ पे बहुत नेचुरल ऐसी प्रकृति हो, वहां बैठ करके मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगी। वो रोज अपनी गाड़ी में आती थी, मुझे रोज अलग अलग गार्डन में लेके जाती थी, क्योंकि वो भी मैंने उसको कहा इस बहाने से हम अलग अलग स्थान देख लेंगे, क्योंकि मुझे ये भी था कि कहीं ऐसा ना हो जाए एक ही जगह हम रोज बैठे तो किसी की नजर पड़े, वो भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से पहला कोर्स जो वहां की लोकल सोल थी उनका शुरू हुआ। 7 दिन में सिर्फ आत्मा का लेसन पूरा हुआ, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, उन्होंने कभी ये आत्मा परमात्मा की बात ही नहीं सुनी है। तो धीरे 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 करते उसके प्रैक्टिकल जीवन से उसको जोड़ के 7वें दिन उसको समझ में आ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा। It took 7 days. 7 days just to understand कि मैं आत्मा हूँ। एंड देन 8th डे, 8वें दिन जब मैं गई, उसको लेसन अगला कराना था मुझे थोड़ा, तो उसका अब क्वेश्चन आ गया। वो कहती ठीक है मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को आत्मा समझूं क्यों? आई एम ओके विद दिस बॉडी, मैं तो अपने आप को शरीर समझ के ठीक हूं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे जैसे प्रश्न आते थे वैसे वैसे हमारा चिंतन चलता था, और ऐसे कोर्स जैसे नए तरीके से बनना शुरू हुआ। इसके बाद हमें समझ आया कि इन लोगों को कोर्स कैसे करवाना है। अब आई परमात्मा के परिचय की बात, जो कि उस देश में वो शब्द भी हम बोल नहीं सकते हैं, गॉड शब्द तो बोल नहीं सकते। अब मैं बाबा के कमरे में बैठी हूँ, जाने से पहले बाबा को बोला कि बाबा आपका परिचय देना है और आपका नाम ले नहीं सकते हैं, क्या करूं? तो कोई कोई शब्द में सुप्रीम पावर, सुप्रीम एनर्जी करके कुछ कुछ शब्द डिजाइन करने लगी मैं अपनी बुद्धि में, और उसको जाकर के जब समझा रही हूँ तो ऐसे लगा उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मेरे को भी ऐसे जैसे थोड़ा सा मन की थकावट होती है ना, कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे भी नहीं पता बिना शब्द यूज किए इसको परमात्मा का परिचय कैसे दे। तो ऐसे ही बात में बात निकलती है, तो हम तो रोज मुरली पढ़ते सुनते बाबा ही शब्द मुख से निकलता है, तो बात करते करते कहीं बाबा शब्द मेरे मुख से निकला, और जैसे ही मैंने बाबा शब्द बोला, ये आत्मा कहती है आई कैन एक्सेप्ट दिस, ये स्वीकार है मुझे, ये अच्छा है, बाबा शब्द अच्छा है। तो बाबा शब्द उसको इतना टच हुआ, फिर और क्या चाहिए था, बाबा समझ में आ गया। ये तो बाद में जाके मैंने समझा जब लैंग्वेज सीखी कि सारी चाइनीज भाषा बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये 2 शब्द सेम है, बाबा और मम्मा। मम्मी और पापा को, फादर मदर को बाबा और मम्मा बोलते हैं। अच्छा। तो जैसे ही मैंने बाबा बोला तो उसको जैसे अपनेपन की फीलिंग लगी, और इसके बाद अब उसको ये इतना अच्छा लगा, वो बोली कि मेरे घर में आके आप क्लास कराओ। मैं अपने फ्रेंड्स को और सारे सर्कल को, उसका सर्कल भी बहुत था, तो हर संडे उसने जैसे समझो उसके घर में गीता पाठशाला चलनी शुरू हो गई। बाबा ने ये भी विधि दे दी, सेंटर पे हम बुला नहीं सकते थे उन लोगों को, उसके घर में स्टार्ट हो गया। अब इसमें अब एक बड़ी विचित्र एक घटना होती है। एक दिन संडे की क्लास में एक चाइनीज बहन, सब चाइनीज ही होते थे उसमें तो, और ये ट्रांसलेशन करती थी, मैं इंग्लिश में सुनाती थी। तो वो एक नई बहन आई, पहली बार आई। जैसे ही क्लास पूरा हुआ तो उसको लगा कि ज्ञान बहुत अच्छा है, वो मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। मैं बाहर निकली, बस से जाते थे और कोई साधन तो था नहीं, वो बस में भी मेरे साथ साथ चढ़ गई और मेरे से बात करने लगी। तो कहती है कि ये जो ज्ञान है ना, ये रियल विजडम है, आपके पास जो है ना विजडम है, और इस विजडम की, इस ज्ञान की चाइना में बहुत जरूरत है, लोगों के पास है नहीं।
लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे आसान नहीं है। यहाँ के क्योंकि नियम जो है वो बहुत सख्त है, यहाँ इजी नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ, एक बुद्धिस्ट मास्टर है, उसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। मैं आपकी उससे मीटिंग करवा सकती हूँ, वो बहुत ओपन माइंडेड है, और आप एक बार मिल लो, अगर उसको अच्छा लगा तो वो आपको अपना स्टेज दे सकता है, और उसकी गैदरिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मिलने में क्या हर्ज है। तो मीटिंग फिक्स हुआ, और जब मीटिंग में जाने लगे तो मुझे थोड़ा अंदर से ये था, अंदर एक चीज चल रही थी कि एक तो इस देश में भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, दूसरा बुद्धिज्म में भी आपको पता ही होगा कि वो परमात्मा की बात नहीं करते हैं। कुछ भी नहीं। हाँ, बुद्ध धर्म के जो लोग हैं आत्मा की बात फिर भी करेंगे, थोड़ी कर्म की बात करेंगे, लेकिन परमात्मा की परमात्मा बात का नहीं आती, उल्लेख नहीं है। हाँ, कुछ भी बात ही नहीं आती, वर्णन ही नहीं आता। अब वंडरफुल बात ये हुई, मैं एंटर करती हूँ, वो बुद्धिस्ट मास्टर वहां पे बैठा है जो उनका गुरु है, अपने उसमें जो उनकी वेशभूषा होती है, मुझे बिठाता है, और सबसे पहला प्रश्न वो मेरे को पूछता है, डू यू बिलीव इन गॉड? आप भगवान में विश्वास करते हो क्या? अब क्या बोलूं? अब पहला ही क्वेश्चन है, अभी तो मैं रेडी भी नहीं थी, तो मैंने रेडी करना शुरू किया, मन में जैसे प्रिपेयर कर रही हूँ कि आंसर क्या देना है, और एक लाइन बोली है मैंने, अभी अभी तो सोच ही रही हूँ, और एक लाइन बोली है कि गॉड इज एनर्जी, परमात्मा शक्ति है। जैसे ही अभी बोला, अभी तो अगली लाइन मुझे बोलनी थी, और एकदम से वो कहता है, यस, मैं भी यही मानता हूँ, मैं भी यही मानता हूँ कि महात्मा बुद्ध से ऊपर भी कुछ तो है। और जैसे ही उसने ये बोला, फिर मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि फिर मैंने उसको थोड़ा और परिचय दिया अपने ब्रह्मा कुमारीज वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, हमारा हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, ऐसा करके। तो ये परिचय जैसे दिया, तो वो एकदम से कहता है, मुझे लेके चलेंगे आप अपने विद्यालय में? तो मुझे भी खुशी हुई कि ये आत्मा, तो अगर ऐसी आत्मा जाती है तो अच्छी बात है, सेवा होती है, माइक क्वालिटी है। तो मैंने कहा जरूर, आप बताइए कब चलना है, हम वहां पर अरेंजमेंट करेंगे, बात पहले से कर लेंगे। तो उसने कहा, लेकिन मेरे कुछ लोग, मेरे फॉलोअर्स भी कुछ साथ में जाएंगे, मैं अकेला तो नहीं जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ये बताइएगा कि कितने लोग हैं, कब जाना है, तो उस हिसाब से हम परमिशंस वहां लेना पड़ता है ना थोड़ा पहले से, तो हम लेंगे। तो मैंने पूछा कितने लोग लगभग? वो कहता है लगभग 200, एक फ्लाइट। फ्लाइट भर गई। और वो 2014 में वो पूरी फ्लाइट आई, वाह। जिसमें 262 लोग थे, और वो सेवा हुई। लेकिन उससे पहले जब हमने ईमेल लिखा कि 200 लोग ऐसे ग्रुप आना चाहता है, तो आप जानते हैं हमें रिप्लाई क्या आया? हमें रिप्लाई आया मधुबन से कि आपने 1 0 गलती से तो नहीं लगा दिया है। शायद 20 होंगे, क्योंकि कोई सोच हाँ, नहीं सकता था। स्वाभाविक है। हाँ, तो ड्रामा में ये सेवा और इस तरह से लिखी हुई थी। तो इस तरह से देखिए, उस वक्त ग्रुप आया, पहले वारसी में 4-5 दिन का रिट्रीट, फिर मधुबन में 10 दिन। मधुबन में जैसे सब जगह वो चाइनीज ही दिखाई दे रहे थे, और अक्टूबर का टाइम था, सारे सीनियर्स वहां थे, जयंती दीदी, सुदेश दीदी, सब, और दादियां वहां हाजिर थी। गुलजार दादी कई बार आकर के मिली, जानकी दादी ने क्लास कराई, मना सब सब मिले, चलते फिरते आ जाते थे कि चलो चाइनीज ग्रुप से मिल करके आते हैं। तो इतना प्यार और स्नेह मिला। उसके बाद सेवा का रूप एकदम बदल गया, क्योंकि वो लोग जो अनुभव करके आए मधुबन से, ये सब अलग अलग शहरों से थे, और इसके बाद फिर जहां जहां से थे उनको लगा कि हमें अपने स्थान पर सेवा करवानी है। तो वहां से फिर निमंत्रण मिलने शुरू हुए वापस जाने के बाद। तो इस तरह से अलग अलग स्थानों पे जाकर, और कुछ स्थानों पर फिर जैसे गीता पाठशाला की तरह कह सकते हैं, इस तरह से स्थान शुरू हुए, और सेंटर्स भी और खुले फिर। तो ऐसे करके बाबा का
वंडरफुल कार्य अभी आगे बढ़ता जा रहा है, और सबकी दुआएं भी ऐसे लगता है कि सचमुच में सुनाते समय भी हमें ऐसे लगता है कि जब हम खासकर में भारत में जब हम शेयर करते हैं सब भाई बहनों से, जो अंदर से सबके ये एक खुशी की जो लहर आती है ना, तो वही दुआओं का काम करती है। तो मुझे इसलिए बहुत वो खुशी भी होती है सुनाने में, और ये भी अंदर में एक विश्वास होता है कि जिसको भी सुनाएंगे उसकी दुआएं जैसे साथ में जुड़ती जाएंगी, और वो सेवा उन आत्माओं की, उस धरनी की, जो कि हमें पता है वैसे इतना आसान नहीं है, लेकिन उससे वो फिर अपने आप ही बंधन भी कटते जाते हैं सबके, और जो वहाँ के ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्रॉस करना जैसे इजी होता जाता है। ऐसे हमें बहुत वहाँ पे केयरफुल तो रहना पड़ता है, क्योंकि बार बार चेकिंग होती है, जैसे आपको बताया कि संगठन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी फिर भी ना करते भी बाबा के बच्चे फिर भी आ जाते हैं। तो कई बार 20-25 हो गए, 30-35 हो गए। तो एक दो बार ऐसा हुआ कि बीच में कुछ इंडियंस भी आते हैं, तो इंडियंस को आदत होती है कि रिस्पेक्ट है, भावना है, तो जूते अंदर नहीं लेके आते हैं, बाहर उतार दिए। अब एक ने उतारे तो ये लोग तो बहुत अच्छा उसको कॉपी करते हैं, आपको पता ही है। तो वो एक ने उतारा तो पूरी सबकी वो बाहर जूतों की लाइन लग गई जैसे। अब पता नहीं, या तो पड़ोस वालों ने देखा होगा या जो भी हुआ, तो वो तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि किसने इन्फॉर्म किया, लेकिन इन्फॉर्म हो गया। और चेकिंग के लिए वो सिक्योरिटी वाले और सब आ जाते हैं। तो ऐसा 2-4 बार हुआ। वैसे हम फिर तब से तो पक्का ही ध्यान रखते हैं हर क्लास के बाद पहले कि वो जूता बाहर एक भी नहीं रखें, क्योंकि उसी से उनको डाउट हो जाता है कि ये गैदरिंग हो रही है अंदर, क्या कर रहे हैं ये लोग। तो इस तरह की चीजें भी हुई हैं कई बार। एक बार तो ये हुआ कि अब जो हमारा अपार्टमेंट में ही सेंटर था, तो लिविंग रूम उसका जो बड़ा होता है उसको ही क्लासरूम बनाया हुआ था। छुट्टियों का समय था, तो हमने अनाउंस कर दिया कि चलो अपने बाय वर्ड ऑफ माउथ ही एक दूसरे को अपने फ्रेंड सर्कल में इन्फॉर्म करते हैं कि 3 दिन की छुट्टी है, लेबर डे की हॉलीडेज होती है, कि चलो जिसको राजयोग सीखना है वो आ जाए। करते करते 100 लोग हो गए। अब वो 100 लोग ऐसे बैठे हैं जैसे पैक होके पूरे हॉल में, और हमें नहीं पता, इन लोगों की चेकिंग का सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। हमने दरवाजे के आगे कुछ वो रखा रहता है पार्टीशन, जिसमें कि नजर नहीं आए बाहर से कि अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अभी 10 मिनट 15 मिनट हुए थे स्टार्ट हुए, तो उधर से चेकिंग करने के लिए पहुंच गए। वो लोग आ गए। अब एक बहन जिसको ड्यूटी दी हुई थी, जिसको थोड़ा पता है सिचुएशन का, सबको तो बता भी नहीं सकते हैं, तो वो गई बाहर दरवाजा खोलने। उन्होंने पूछा क्या चल रहा है, कितने लोग हैं। तो उनको बोला कि योगा हमारे फ्रेंड्स ही हैं, और फ्रेंड्स आपस में छुट्टी थी तो वो योगा सीखने आए हैं। वो कहते 100 लोग इतनी सी जगह में योगा कैसे करेंगे। अब उनके पास पूरी काउंटिंग है कि कौन कहाँ जा रहा है। अब उनका कैमरास, ये जो सीसीटीवी और ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। एक एक को चेक करते हैं, एक एक पर नजर रखते हैं, जैसे पक्की ट्रेनिंग है। और सबको ट्रेनिंग है कि कुछ भी, आम आदमी को भी ट्रेनिंग है कि कुछ भी ऐसा देखो जो कि, और कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या कुछ सस्पिशियस है, जरा भी कुछ शक हो तुरंत बताओ। वो फिर खैर उस वक्त हम छूट गए, और हमें शिफ्ट किया हमने स्थान बाहर, फिर बुक करके वहां पर उसमें उनको डिवाइड किया छोटे छोटे ग्रुप्स में, और कैसे करके मैनेज किया। लेकिन धीरे धीरे करते ये बात भी समझ में आती है कि भले बाबा साथ है, बाबा की मदद हर बार मिली है, लेकिन लॉ का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्लैरिटी भी ऐसे होती जाती है जैसे जैसे बातें आती हैं, पर बाबा ने हर बार रक्षा की है। एक बारी तो ये हुआ, क्लास पूरा हो गया, सब लोग चले गए, और वो लोग लास्ट में पहुंचे। उनके पास शायद इंफॉर्मेशन बाद में पहुंची होगी, तब तक सिर्फ 4-5 सेवाधारी थे, बाकी सब जा चुके थे। लेकिन आते हैं तो वो पूरा इस तरह से आते हैं कि
वीडियो कैमरा होगा हाथ में, मोबाइल होंगे, वो सब जगह फोटोज लेंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो आपको ऐसे लगेगा कि बस ये तो आज खत्म होने वाला है सब कुछ। तो 20 लोग एक साथ आएंगे तो ऐसे लगेगा ना कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। लेकिन बाबा हिम्मत देते हैं, तो वो हिम्मत भी बाबा ही दे रहा है और हिम्मत के आधार से मदद भी फिर वो ही कर रहा है। तो ऐसे करते करते आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो काफी वहां पे बाबा के बच्चे जो पक्के बच्चे हैं, जो मुरली सुनते हैं इस बार भी। और इस बार का भी बहुत विचित्र ये पार्ट रहा जब आने का इस बार बना। आपको पता है कि एक्चुअली तो दिसंबर से ही ये सब वायरस का वहां स्टार्ट हो गया था, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। और आपको मालूम हो कि वहां पर हमको न्यूज कुछ नहीं मिलता है। टेक्नोलॉजी उनकी अपनी तरीके की बहुत फास्ट है, लेकिन इसको जैसे ग्रेट वॉल है ना चाइना का, ऐसे एक दूसरा वॉल है जिसको फायर वॉल बोलते हैं। और उस फायर वॉल के अंदर कुछ भी एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर यूट्यूब नहीं चलता, वहां गूगल नहीं चलता, फेसबुक नहीं चलता, व्हाट्सएप नहीं चलता, ये सब कुछ बंद है। तो इसलिए पूरी दुनिया से वो लोग जैसे कट ऑफ है। गूगल की जगह उनका अपना सर्च इंजन है और उसमें वो वही इंफॉर्मेशंस देते हैं जो वो देना चाहते हैं अपने लोगों को। तो दुनिया में क्या हो रहा है उनको नहीं पता। चाइना में भी पास वाली बिल्डिंग में आग लग जाएगी, न्यूज नहीं आएगी, न्यूज नहीं देते हैं, तो पता ही नहीं चलता है। हाँ, एक्चुअली वहाँ इंडियन फैमिली थी एक, जिनका रेफरेंस दिया गया था मुझे कि उनको आपको बात करना है जाके। हाँ, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक बात जो रही, हमारे जाने से पहले और ये सेवा से पहले कुलदीप दीदी हैदराबाद से जी वो वहाँ शॉपिंग के लिए गए थे। जब रिट्रीट सेंटर वहाँ का बन रहा था तो उसके निमित्त उसकी शॉपिंग के लिए उनका काफी मेजॉरिटी सामान जो है वो चाइना से आया है। जी तो वो उसके निमित्त गए थे और उस दौरान जब वो वहां रुके थे तो वहां इंडियन कम्युनिटी की उन्होंने सर्विस की थी। तो उस सेवा में वहां जो एक इंडियन फैमिली जो पहले से ज्ञान में थे, उन्होंने फिर ये एक तरह से बोला कि यहाँ पे सेंटर होना चाहिए इंडियंस के हिसाब से, जैसे उन्होंने बोला। तो फिर क्योंकि वो निर्मला दीदी के एरिया में, जैसे उनका रीजन है ना एशिया पैसिफिक, तो फिर उनसे बात हुई और फिर निर्मला दीदी ने इसीलिए उन्होंने चाइना की बात बोली थी दादी को कि हैंड चाहिए वहां पे। तो फिर वो जो भाई थे वो फिर रिसीव करने के लिए वहां पर आए थे। अच्छा। बाकी फिर वहां रह करके मैंने कम से कम 3 साल लगभग वहां जॉब भी किया। अच्छा। क्योंकि सेंटर को स्टैंड करने के हिसाब से भी, क्योंकि ऐसा कुछ खास सहयोग नहीं था। और चाइनीज को तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन जैसे इंडिया में तो फिर भी होता है कि भक्ति में भी एक दान पुण्य का एक महत्व रहता है, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। वो तो आके टोली भी खाएंगे, बहुत प्यार से मिलेंगे, लेकिन क्योंकि हमें भी समझ थी कि उनको संस्कार ही नहीं है। लेकिन अभी देखिए धीरे धीरे करते करते वो आत्माएं भी सहयोगी बन गई, बाबा के बच्चे बनते हैं, सिस्टम समझ में आता है। तो फिर वो भी जहाँ बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, जीरो है, उनको समझ में आए सब कुछ। सबसे बड़ी बात तो यही है। अभी कुछ कुमारियों का भी ग्रुप वहां पे बहुत अच्छा निकला है, सभी चाइनीज कुमारियों का। अच्छा। एक बहन तो हमारे साथ ही रहती है, वो अभी भी हमारे साथ आई हुई है। भाषा फिर मैंने वहां जाके फिर बाद में स्कूल ज्वाइन किया, लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन किया, लैंग्वेज सीखा, फिर बाद में उनके साथ साथ प्रैक्टिस करते करते तो अभी तो फिर काफी समय हो गया, तो अभी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीजें हमको सच में ध्यान रखनी पड़ती हैं। अगर हम उसको लौकिक तरीके से लें तो फिर वो भय का रूप ले सकता है, लेकिन इसी कारण से बाबा की याद और ज्यादा पक्की हो जाती है कि बाबा साथ है, बाबा साथ है, ये हमेशा
हाँ, शायद इतनी याद भारत में रहते हुए नहीं रही होगी जितनी वहां रहती है, स्वाभाविक है। क्योंकि स्वाभाविक है। कंपेनियन ही बना के रखना है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम्म, लेकिन हर आत्मा के लिए अंतिम जो हट्टी है वो तो यही है जिससे उसको सब प्राप्ति, जी। सुख की नहीं तो कम से कम शांति की हम्म, यहाँ से ही होनी है। जी। उसको भी ना पता हो, वो किसी भी लक्ष्य से आया हो, हम्म, तो वो बातें बाबा की हमको बहुत याद रहती है कि चाहे वो किसी भी थॉट से आए, उसका थॉट चेंज हो जाए, उसका ओके। संकल्प चेंज हो जाए। अभी मैं जो आपको सुना रही थी, और ऐसा हुआ है। अभी जो कन्या जो साथ में रहती है बहन, ये कॉलेज में पढ़ती थी जिस वक्त आती थी। मुझे उस वक्त चाइनीज नहीं आती थी, उसको इंग्लिश नहीं आती थी। हिंदी तो आप भूल ही जाइए, उसको हम्म, इंग्लिश भी नहीं आती थी, लेकिन वो फिर भी आती थी। कुछ अच्छा लगता था, कुछ जी। खींचता था उसको, वो वाइब्रेशन ही बाबा के घर का, स्नेह का। आज वो सुनाती है तो आज वो उसको डिफाइन कर पाती है कि मुझे क्या चीज अच्छी लगती थी। लेकिन उस वक्त सिर्फ उसको ये होता था, वीकेंड होगा या छुट्टी होगी तो वो मुझे मैसेज करेगी, मैं आ जाऊं। मेरी कभी बीच में ट्रैवलिंग भी होती थी, जैसे दूसरे सिटी से निमंत्रण मिलता था, तो वो पूछती थी कि आप यहीं हो, मैं आ जाऊं। फिर आएगी, बोलेगी मैं रात को रह जाऊं। हम्म, कई बार मैं हिंदी मुरली सुना रही हूँ, जो भी आते थे सुबह 2-4 लोग होते थे मुरली में, हम्म, तो मुरली सुना रही हूँ, वो बैठ जाती थी, पूरा समय बैठती थी। मुझे लगता था कि इसको क्या समझ में आ रहा है, लेकिन वो वाइब्रेशन जैसे। और हमने ये देखा कि जहां उनको भाषा नहीं समझ में आती है, वो ज्यादा वाइब्रेशन कैच करते हैं। हाँ, अभी भी कई बार मैंने देखा है, अभी उसको हिंदी नहीं, ऐसे कोई कोई शब्द समझ में आते हैं साथ रहने से, लेकिन मैं बात कर रही हूँ हिंदी में भी, अगर मैंने, मुझे याद नहीं रहता है, कई बार मैं हिंदी में कुछ बोल देती हूँ और वो समझ जाती है। मुझे रियलाइज भी नहीं होता है कि मैंने हिंदी में बोला है, हम्म। और उसको भी रियलाइज नहीं होता है कि मैंने हिंदी में बोला है, बात समझ आ जाती कमाल है। है। तो इस तरह से हर स्टेप पे जैसे जी। बाबा की कमाल, और ये जो बाबा ने बातें कही है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप। हमसे जब लोग ये प्रश्न पूछते हैं, हम उनको बोलते हैं वेजिटेबल्स तो सिर्फ हमारे लिए ही अवेलेबल रहती हैं, वो लोग तो खाते नहीं है, हाँ। इसलिए सारी हमारे लिए ही बचती है। मतलब मिल जाती है आपको इजीली। मिलता सब कुछ है, सभी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है। हम्म, हाँ, ये भी एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे इससे याद आती है। आपको तो मालूम है खान पान उनका कैसा है। तो जैसे ज्ञान सुनते हैं और फिर धीरे धीरे हम उनको शुद्धि की बात बताते हैं, खान पान की शुद्धि बताई, तो वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हाँ। उनको जल्दी से समझ नहीं आता। तो अभी हमने जैसे तैसे साइंटिफिकली उसको बता करके रीजन कन्विंस कर दिया कि अभी आपको वेजिटेरियन, चलो आप एक्सपेरिमेंट करके देखो 1 मास, हम्म, आपको कैसा लगता है, आपको मेडिटेशन में ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ऐसे करके। अब एक कोई आकर के मुझे अपना बताते हैं, रिजल्ट सुनाते हैं, फिर वैसे ऑनेस्टली सुनाते हैं। हम्म, तो किसी ने आकर के सुनाया कि अभी हम ना 70% वेजिटेरियन बन गए हैं। हम्म, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये 70% वेजिटेरियन क्या होता है, क्योंकि हम तो पता है कि या तो वेजिटेरियन होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जी। तो कोई कहता है हम 70%, 80% वेजिटेरियन। फिर मैंने डिटेल में पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो वो कहते कि हमने जो खाना बनाया ना, तो उसमें 70% वेजिटेबल थी और 30% जो था वो सब मिक्स करके बनाया है, हम्म, लेकिन उसको वो 70% वेजिटेरियन मान रहे हैं। मतलब उनकी बुद्धि में इस बात की समझ ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं इस बात को समझने में ही, सिर्फ वेजिटेरियन बनने में ही उनको थोड़ा प्रोसेस है। हाँ। अच्छा, फिर एक बहन आकर के सुनाती है, क्योंकि उनका जो चाइनीज न्यू ईयर का समय होता है, वो सब अपने घर जाते हैं, सब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, जैसे हमारी दिवाली होती है, हमारा यहाँ का दिवाली के बाद नया वर्ष शुरू होता है, तो उस तरह से। और उसमें तो कंप्लीट ही नॉन वेज बनता है, हम्म, उसमें तो वेजिटेबल की बात ही नहीं है। अब ये बहन आकर के वापस आई घर से, और मुझे आकर के कहती इस बार तो मैं जीत के आई हूँ,
हमने कहा अच्छा, तो वो बोलती इस बार तो मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स खाया। कहा अच्छा, वेजिटेबल्स बना था? क्योंकि वो तो नॉर्मली बनाते ही नहीं है। कहती नहीं, उन्होंने सब मिक्स बनाया था, मैंने उसमें से वेजिटेबल चूज कर लिया। तो ये हालत है, इस तरह की सोच है। और फिर उसके बाद अब जो बन गए, फिर उसका रूप बिल्कुल जैसे दूसरा है। अब वो लोग बोलते हैं कि हम उस दुकान के आगे से निकलते हैं तो हमको स्मेल आती है, स्मेल आती है, हमको वॉमिट जैसे फील होता है, मुश्किल होता है। वही आत्माएं जो उसके बिना रह नहीं सकते थे, और अभी फिर ये बाबा की कमाल है। हमने एक्चुअली जब क्लासेस शुरू करी उस बहन के घर में, तो सबसे पहले हमने कुकिंग क्लासेस से ही स्टार्ट किया वहाँ, नेचुरली। और फिर क्लास करा के, मतलब उनको वहां सिखा के खिला के, उसके बाद फिर लास्ट में थोड़ा ज्ञान सुनाते थे। अच्छा, पहले उनको खिलाया, वो वाइब्रेशन उनके अंदर जाए ब्रह्मा भोजन का, और फिर उसके बाद उनको भी इच्छा होती है, डेफिनेटली उनको आता ही नहीं है वेजिटेरियन कुकिंग, तो वो फिर हम बीच बीच में क्लासेस रखते हैं। उन्हीं की जो चीजें हैं, चाइनीज स्टाइल की भी जो चीजें हैं, उसी को भी वेजिटेरियन स्टाइल में कैसे बनाना है उसको भी सिखाते हैं। हाँ, रोटी पूड़ी भी सिखाते हैं, और बाकी जैसे वेजिटेबल अपना जैसे ब्रह्मा भोजन बनता है भारत के स्टाइल में ब्रह्मा भोजन, वो भी सिखाते हैं। और बाकी वो लोग तो नूडल्स खाते हैं, और जैसे ये कुछ और चीजें होती हैं, मोमोज वगैरह, उनका जनरली क्या रहता है, उसके अंदर जो है नॉनवेज फीलिंग होती है, तो हम उसको वेजिटेरियन फीलिंग के साथ अच्छा उसको टेस्ट बना के, क्योंकि उनको ऐसा शुरू में उनको ये मान्यता है कि वेजिटेरियन में ना तो टेस्ट है ना न्यूट्रिशन है। तो दोनों ही चीजें उसमें उसको हाईलाइट करके कि इसमें हमने क्या क्या यूज किया है और क्या न्यूट्रिशन आपको इसमें मिल रहा है। दूसरा, फिर इसका टेस्ट भी इतना अच्छा हो कि उनको वो भूल ही जाए पहले वाला अपना। फिर तीसरी बात तो है ही है, जो वाइब्रेशन की बात है और शुद्धि की बात है। वो बोलते हैं जिसकी भी टांगे हैं, आंखें हैं, जो चल सकता है उसको खा सकते हैं, एक्सेप्ट टेबल एंड चेयर। टेबल और चेयर की भी टांगे होती है ना, सिर्फ उसको नहीं खा सकते, बाकी जिसकी आंखें भी हैं साथ में और चलता है हिलता है उसको खा सकते हैं। देखिए, वो तो वैसे भी हर जगह अलग अलग प्रकार के लोग हैं जी, लेकिन धीरे धीरे उनको ये सब नियम बताने, इसको नियम की तरह नहीं बताते एक तो हम, अच्छा, क्योंकि नियम तो ऑलरेडी उनके पास लॉज रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं, इतने नियम हैं कि अगर हम इसको ऐसे बताएंगे, ये शब्द हम यूज नहीं करते लेकिन उसका बेनिफिट बताते हैं। और पहले जैसे सोल कॉन्शियस की प्रैक्टिस जो है वो पक्की कराते हैं जी, उसका अभ्यास आपस में भी जब मिलना है ऐसी दृष्टि से। और हमने ये देखा कि कई आत्माओं को ना फिर अपने आप ही प्रेरणा आती है, क्योंकि जैसे जैसे अगर सोल कॉन्शियस का अभ्यास होता है तो वो नेचुरली उनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, इमर्ज होता है। तो फिर हमने देखा ज्यादातर हम उनको वाइब्रेशन देते हैं, ये बात बोलने से पहले ये वाला अभ्यास जो है सोल कॉन्शियसनेस का, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, उसकी फिर हमने कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस बनाई है जो हम क्लास में उनको वो प्रैक्टिस करवाते हैं, जिससे उनकी वो दृष्टि, आत्मिक दृष्टि पक्की हो जाए। एक साथ में ऐसे 8-10 होते हैं, कई बार 20-25 तक हो जाते हैं। हम उससे ज्यादा हम अवॉइड ही करते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में। और अलग अलग घर में करते हैं, अलग अलग फिर हमारा ऑलरेडी वहां पर ऑनलाइन सिस्टम बना हुआ है, तो ज्यादातर वहां। और फिर अगर बड़ी गैदरिंग करनी होती है तो फिर हम बाहर स्थान लेकर के करते हैं, उसका रूप थोड़ा अलग रखते हैं, टॉपिक वगैरह अलग रखते हैं जो जनरल ऐसा रहे। तो वहां के स्थान पर ऐसे बुकिंग और किसी के कंपनी के अंडर रजिस्टर करके, पुलिस को, लोकल को इन्फॉर्म करके, क्योंकि इन्फॉर्म करके ही गैदरिंग कर सकते हैं। वो तो फिर हमने की है, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स भी की है। अभी इस बार 7 ईयर सेलिब्रेशन किया था, तो उसमें तो 300-400 के करीब लोग थे। जयंती दीदी आई थी तो भी तब तो 400 पे हमने कट किया था रजिस्ट्रेशन, होटल में 5 स्टार होटल में प्रोग्राम किया था जैसे, तो इस तरह से भी होता है।
इसके अलावा जैसे आपको बताया वो दो बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो उनकी स्टेज पर, या और ऐसी कुछ ऐसे हमें प्लेटफॉर्म्स के साथ हमारा भी हुआ है संपर्क कि वो हमें इनवाइट करते हैं, वो हमें बीच में स्लॉट देते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी सेवा हो जाती है। वहां कई बार जिनके बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके गवर्नमेंट के साथ कनेक्शंस हैं,